नमस्कार दोस्तों, थ्योरी आईएएस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं पीएसआईआर यानी कि पॉलिटिकल साइंस के लिए हमारी किताबें कौन सी होनी चाहिए, और इसके लिए हम 2020 का जो यूपीएससी का आखिरी पेपर हुआ था उसका सहारा ले रहे हैं। मैं आपको 2020 के क्वेश्चन पेपर के सहारे से बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन किताबों से केवल 2020 के लिए ही सवाल आ रहे हैं। तो जब से 2013 से यहाँ सिलेबस आया है तब से यही सिलसिला चल रहा है, यही किताबें यूपीएससी यूज़ कर रही है। उसमें आज तक तो कोई चेंज नहीं आया है। भविष्य की बात तो हम नहीं बता सकते, लेकिन मैं आज तक की आपको बता सकता हूँ कि आज तक इसमें कोई चेंज नहीं आया है। किताबें जैसी की वैसी है, चाहे पेपर 1 के लिए हो या पेपर 2 के लिए हो। तो मेरा नाम है डॉक्टर अनिल यशवंत और थ्योरी आईएएस की यूट्यूब चैनल को आप देख रहे हैं। यह वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए और रीजनल लैंग्वेज के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पर मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। देखिए, ये पहले भी मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया हुआ है। पहले हमारा उद्देश्य होता है कि हमें 250 अंकों के लिए जो 20 से 25 सवाल आते हैं उनके बेहतरीन जवाब लिखने होते हैं। जीएस में हमें सबसे कम ख़राब लिखने होते हैं, लेकिन ऑप्शनल हमारा इस एंगल से अलग होता है क्योंकि हमें यहाँ पे सबसे अच्छे और बेहतरीन जवाब लिखने की कोशिश करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे हमें 300 प्लस मार्क्स लेने होते हैं और जो सिलेक्ट होते हैं उनके सिलेक्शन में ऑप्शनल का बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा, यूपीएससी किन्हीं खास किताबों से सवाल पूछती है या फिर रैंडम बुक्स से सवाल पूछती है, यह भी हमने डिस्कस किया था। ये इसलिए महत्वपूर्ण सवाल है, मैं बार बार आपको इसलिए दोहराता हूँ। अगर आपने एक गलत किताब पढ़ ली और उसके लिए आपने 2 महीने या 3 महीने दे दिए, 2 से 3 मंथ्स, तो आपके वो 2 से 3 मंथ्स अगर किताब गलत है तो पूरे के पूरे बेकार चले गए। और उसकी जगह पर आपको कोई ऐसी किताब मिल जाए कि यूपीएससी सीधे उस किताब से सवाल बनाती है, तब आप कल्पना करके देख लीजिए कि 2 से 3 महीनों का आपका आउटपुट क्या रहेगा इनपुट्स के मुकाबले। ठीक है, यह सब इसीलिए यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरा सुझाव क्या है और इसके लिए मेरे पास क्या प्रमाण है, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ, क्योंकि प्रमाण के सिवा कोई बात नहीं की जा सकती, और ख़ासकर जहाँ पे जिस चीज़ के साथ हमारा करियर जुड़ा हुआ है। पॉलिटिकल साइंस बच्चों का मानना ऐसे है, और टीचर भी बताते हैं क्लास में, कि यह बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है। मैं कहूँगा ये आधा अधूरा सच है, कि कल हमने देखा पेपर 1 का सेक्शन ए, वह पूरा का पूरा स्टैटिक है, पूरा स्टैटिक है। और ये ऐसा नहीं है कि ये केवल पेपर 1 के लिए है, पेपर 2 में भी स्टैटिक पोर्शन है आपको, और वो भी वहाँ के सेक्शन 1 में है। पेपर 1 का और पेपर 2 का सेक्शन 1 स्टैटिक रहता है और सेक्शन बी होता है आपका डायनेमिक। अगर ये डायनेमिक है तो आपको क्या करना है, यूपीएससी के हिसाब से आपको 5 सवालों के जवाब लिखने होते हैं, और वो होते हैं 250 अंकों के लिए, 250। एक एक सवाल आपका होता है 50 अंकों के लिए। उसमें से पहला सेक्शन ए, और 5वां ये होता है सेक्शन बी का। ये दोनों कंपलसरी होते हैं, ये आपको छोड़ने नहीं है। अगर इसमें से कोई भी सवाल आपने छोड़ दिया तो आपकी कॉपी हल नहीं होगी, ये बात आप समझ लीजिए। और दूसरा होता है सेक्शन ए में से दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल, और सेक्शन बी में से छठा, 7वां और 8वां सवाल। ये जो 3-3 सवाल होते हैं उनमें से आपको लिखने होते हैं 3 सवालों के जवाब कुल मिलाकर। लेकिन आपको कम से कम इन दो सेट्स में से किसी एक सेट में से एक सवाल का जवाब कम से कम लिखना होता है। मतलब एक में से आप 2 सवाल चुन सकते हैं और दूसरे में से एक सवाल चुन सकते हैं। ऐसे करके आपको 5 सवालों के जवाब लिखने होते हैं। अगर ये स्टैटिक पोर्शन है सेक्शन ए, और आपने अगर यहाँ से चुनाव किया तो ये आपके लिए बहुत सही रहता है। 2 सवाल, एक तो आपको छठा, 7वां और 8वां में से कोई ना कोई एक तो लिखना ही पड़ेगा डायनेमिक पोर्शन में से। लेकिन अगर आप यहाँ से 2 सवाल चुनते हैं तो यहाँ से आपको हो जाएगा पहला, और पहला हो गया 1 प्लस इधर के 2,
ऐसे हो गए आपके टोटल 3 सवाल आपके सेक्शन ए में से। 5 में से 3 सवाल आप सेक्शन ए से लिखिए और बाकी 5 में से 2 सवाल आप सेक्शन बी से लिखिए। तो ऐसे करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये वेटेज हो जाएगा 250 अंकों में से आप 150 और 100, यहाँ से सेक्शन ए हो गया आपका 150 और सेक्शन बी हो गया आपका 100 अंकों के लिए। वैसे ही आप कीजिए दूसरे पेपर में, सेक्शन ए से लिखिए आप 150 अंकों के लिए और सेक्शन बी से लिखिए आप 100 अंक के लिए। तो ऐसे करके स्टैटिक पोर्शन आपका 300 अंकों का हो जाएगा आउट ऑफ 500। अब अगर इतना स्टैटिक हो गया तो आपका डायनेमिक का काम जो है, जो ब्रॉड है आपका एरिया, बहुत ब्रॉड है, आपका हो जाएगा ये केवल और केवल 200 अंकों का जो डायनेमिक है 500 में से। अब इसका वेटेज देखिए आप कितना हो गया। इस तरह से अगर आप अपना प्लानिंग करेंगे, कर पाते हैं अच्छी तरह से, और इसके लिए देखिए ये 300 जो अंक है इसके लिए आपको बहुत ही लिमिटेड पढ़ना है। पेपर 1 का सेक्शन ए और पेपर 2 का सेक्शन ए, हाँ 2 बुक्स लगती हैं आपको, एक इंडियन गवर्नमेंट की, एक इंडियन ऑथर की और एक फॉरेन ऑथर की। अगर ये 2 बुक्स आपके पास है तो आपका काम बन जाएगा यहाँ पे 300 अंकों का। मतलब 2 और 2 कितने हो गए, 2 + 2 4 बुक्स। 4 बुक्स के अंदर आपका पूरा का पूरा मटेरियल और गारंटी के साथ आपको ये मिल जाता है। आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और ये है डायनेमिक। और डायनेमिक वैसे भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि कम लिखिए, क्योंकि वहाँ पे पर्सनल व्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है। अगर आपने अच्छा आंसर भी लिख लिया और अगर इवेल्यूएटर को पसंद नहीं आया तो आपको कम मार्क्स मिल सकते हैं, होता है ऐसे। चलिए आते हैं हमारे बुक्स पर। पॉलिटिकल थियोरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स, यह हमारे पेपर 1 का टाइटल है। उसमें सेक्शन बी है, जिसे पार्ट 2 भी कह सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ओके, और ये डायनेमिक है नेचर में। इसमें आपको बुक्स क्या चाहिए? पहली आपको बुक चाहिए भारत का संविधान, जो मूल रूप में, और आपको ये, आपका अगर पॉलिटिकल साइंस ना भी हो तो भी आपको यह बुक बहुत ज़रूरी होती है जीएस के लिए। ये बुक आपको नए से नहीं खरीदनी है, आपके जीएस के लिए जो आपने खरीदी हुई है वही आपके काम में आ जाती है, ठीक है। और ये बीएल फाड़िया, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बुक है। बीएल फाड़िया और ऑक्सफोर्ड कंपेनियन आपका थियोरेटिकल बेस कंप्लीट कर देगा। जब आप जीएस में लिखते हैं तब आपको फैक्ट बेस आंसर लिखना होता है, लेकिन अगर आप ऑप्शनल में आते हैं तब ऑप्शनल में आपको कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी, यह आपके लिए ज़रूरी बन जाता है। तो आप फैक्ट्स के साथ यह जोड़ दीजिए, तब आपका ऑप्शनल का आंसर अच्छे से बन पाएगा। तो ये मत भूलिए। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस का गहरा अध्ययन जिसमें समाहित हो, ऐसी किताबें आपको पढ़नी चाहिए, और ये 2 किताबें आपकी वो कमी पूरी कर देती है। ये बुक्स आपको चाहिए कम से कम। एम लक्ष्मीकांत तो आपके पास है ही, बेयर एक्ट आपने लिया हुआ ही है। पॉलिटिकल साइंस के लिए, ऑप्शनल के लिए आपके पास केवल और केवल एक ज़्यादा की बुक होनी चाहिए, भारतीय शासन एवं राजनीति है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे से इंग्लिश, और मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तब आपको ये लेना है कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया। ऑक्सफोर्ड की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। या इन किताबों के अलावा आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो अनलिमिटेड रिसोर्सेस है, अनलिमिटेड मटेरियल है, क्लास नोट्स वगैरह वगैरह कितने आप पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने इतना भी कर लिया, और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि पीवाईक्यूज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो उसके आप मॉडल आंसर्स खुद के बनाइए इन बुक्स के सहारे। सभी सवालों के जवाब आपको लगभग मिल जाएंगे, 90+ सवालों के जवाब आपको इनमें से मिल जाएंगे। और कुछ सवालों के जवाब तो होते हैं कि 10% आज तक के बोल रहा हूँ मैं, 2013 से लेकर 2020 तक, कि उनका जवाब किसी भी किताब में नहीं मिलता, वो आपको तैयार करना पड़ता है आपके समझ के आधार पर। और यह किताबें आपकी समझ बढ़ाने के लिए आपको मदद करते हैं। कि ये किताबें क्यों मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये किताबें, इन किताबों से सीधे सवाल पूछ रही है यूपीएससी, और 2013 से पूछ रही है। पूरे पाठ्यक्रम का इसमें समावेश होता है और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती है।
उसके बाद समझने में बहुत आसान है ये किताबें, सिंपल और इफेक्टिव लैंग्वेज है इसकी और सटीक जानकारी है, बहुत ही ऑथेंटिक है। मेन पॉइंट पर आते हैं अपने खंड बी, सेक्शन, उसमें पहला ये 5वां सवाल जो कंपलसरी होता है, उसमें 5 सवाल आते हैं 10-10 अंकों के लिए। पहला सवाल क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादियों की भूमिका। देखिए, जब आप जीएस के लिए पढ़ते हैं तब आपको समाजवादी, उग्रवादी, नरमपंथी और क्रांतिकारक, इन सभी के बारे में, उसके बाद गांधीवादी, महिला, समाजवादी, उग्रवादी, क्रांतिकारक और गांधीवादी, इन सभी चरणों में आपको महिलाओं का योगदान, प्लस आपको कृषक आंदोलन, यह सब आपको अलग अलग से तैयार करनी है अपने जीएस के लिए, और वह जैसे के वैसे आपको यहाँ काम आते हैं। यह सब टॉपिक आपको पॉलिटिकल साइंस में बिल्कुल काम आते हैं, अलग से कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, ना ही उसके लिए कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत है। आप कहाँ से क्लियर कर सकते हैं, आपके स्पेक्ट्रम से। और कम से कम 2 सवाल होते हैं 25 अंकों के लिए, 25 से 30 अंकों के लिए 2 सवाल होते हैं कम से कम। यहाँ पे तो 1 सवाल हर साल होता है इस सेक्शन में, 5वें सवाल में। 5B, सामाजिक असमानता पर भारतीय संविधान निर्माताओं की चिंता। देखिए, सवाल बहुत ही ब्रॉड है, आप 2 तरीके से इस सवाल के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। 2 विकल्प होते हैं आपके पास। पहला है संविधान सभा के वाद विवाद पढ़ लीजिए, जितने हैं उतने, हाँ, पूरे के पूरे। दूसरा ऑप्शन, संविधान के कतिपय अनुच्छेदों के आधार पर उत्तर लिखिए। मैं आपको दूसरा रास्ता चुनने के लिए कहूँगा, जैसे कि अनुच्छेद 15 के शब्द है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, वयस्क मताधिकार, और वयस्क मताधिकार देते समय महिलाओं को भी एक साथ दिया हुआ है पुरुषों के साथ। विश्व में ऐसा कम ही देशों में हुआ है, उसमें से भारत एक है सबसे पहले शायद। और इसके साथ ही डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का वो मैं भाषण आपको सजेस्ट करूंगा, वो आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। 25 नवंबर 1949 के दिन उन्होंने संविधान सभा में जो आखिरी भाषण दिया था, वह बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। मेंटेनिंग डेमोक्रेसी नाम से वो बहुत ही मशहूर है, इंटरनेट पर भी मिल जाएगा आपको। तो बहुत महत्वपूर्ण भाषण है। इसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचार, उसके बाद संविधान सभा के विचार, और संविधान सभा ये जो सवाल पूछा है संविधान निर्माताओं की चिंता, तो उसमें वह चिंता कौन सी थी वह भी बहुत अच्छी तरह से मुखर रूप से सामने आई है। तो यह आप पढ़ लीजिए, अगर इतना आपने पढ़ लिया तो काम हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप आंसर लिख सकते हैं। वैसे भी ये आंसर आपको कंस्ट्रक्ट करना है। 5C, भारत में संवैधानिक उपचारों के अधिकार। ये कोई खास सवाल नहीं है, कहीं पर भी मिल जाएगा। उसके बाद 5D, भारत में न्यायिक अतिक्रमण। ये एम लक्ष्मीकांत में इसके बेसिक्स मिल जाएंगे, लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेप्चुअल थियोरेटिकल एनालिसिस ये महत्वपूर्ण होता है आपके ऑप्शनल पेपर में, और वो मिल जाएगा आपको फाड़िया में। इसलिए फाड़िया बहुत महत्वपूर्ण सोर्स बन जाता है आपके लिए। उसके बाद अंतर्राज्य विवादों को निपटाने के लिए तंत्र, उसका भी यही हाल है। यह भी आपको दिया हुआ है एम लक्ष्मीकांत में और फाड़िया में। फाड़िया फिर वही कॉन्सेप्चुअल और थियोरेटिकल पार्ट आपका कवर करा देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला सवाल। छठा सवाल, विगत 2 दशकों में भारतीय चुनाव आयोग और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका एवं कार्य का परीक्षण करें। देखिए, यहाँ पे 2 साल नहीं बोले हैं, 2 दशक बोले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये सवाल आप अगर केवल करंट के बेसिस पे अगर लिखना चाहे, अगर आपको लगता है कि ये जीएस के जैसा यह सवाल है, तो ये जीएस के जैसा नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा। ये ऑप्शनल का सवाल है, और जीएस से आपको कुछ मदद तो मिल सकती है, लेकिन जीएस से आप पूरा जवाब नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको भारतीय चुनाव आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका का 2 दशक यानी कि 20 साल, 2 दशक यानी 20 सालों के कार्यों का आपको वहाँ पे परीक्षण करना है। तो इसके लिए आपको BL फाड़िया बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए BL फाड़िया पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है। 6B देखिए,
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी और क्रांतिकारी आंदोलन की भूमिका का अनुरेखण करें। देखिए, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि आपको क्या क्या करना है और किस तरह से आपको वो टॉपिक तैयार करने हैं जीएस के लिए, जो आपको ऑप्शनल के लिए काम आते हैं। देखिए, वो पहले सवाल में आया था वो 10 अंकों के लिए था, अब यहाँ पे वो 15 अंकों के लिए वही टॉपिक है। इसका मतलब है 25 अंकों के लिए अब तक आपने देख लिया कि एक ही टॉपिक है। 6C देखते हैं। भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों ने किस हद तक महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है? इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा कहाँ पे? यम लक्ष्मीकांत में, लेकिन यह चर्चा वहाँ पे नहीं की हुई है, थियोरेटिकल एंड कंसेप्चुअल। उसके लिए आपको BL फड़िया चाहिए, और BL फड़िया के साथ साथ एक चैप्टर ऑक्सफर्ड में भी दिया हुआ है, ऑक्सफर्ड कंपेनियन, उसमें भी एक चैप्टर आपको इसमें दिया हुआ है, पूरा का पूरा महिला सशक्तिकरण के ऊपर और 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के ऊपर ही है वो चैप्टर। तो अगर आप वो पढ़ लेंगे और BL फाड़िया पढ़ लेंगे तो आपको पूरा का पूरा सवाल का जवाब मिल जाएगा। 7वां सवाल देखते हैं अभी, इसमें से क्या है। पहला सवाल देखिए, क्या भारत में संघवाद अपने कार्य प्रणाली में एकात्मक राज्य के रूप में प्रतीत होता है? फिर एक कॉन्सेप्चुअल सवाल है ये, फेडरलिज्म पर हर साल सवाल आता है और इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आपकी बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। देखिए, BL फाड़िया में 12वां चैप्टर दिया हुआ है, भारतीय संघ व्यवस्था और उसका स्वरूप। देखिए, स्वरूप पर ही सवाल आया है और चैप्टर के शीर्षक में ही स्वरूप है, तो पूरी चर्चा स्वरूप पे हुई है। इससे सवाल का जवाब मिल जाता है, बहुत ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं, कोई क्लासेस की नोट्स बहुत ज़्यादा पढ़ें। इससे अच्छा है कि ये किताब आप ले और उसमें से अपने नोट्स बनाएं और अच्छे से पढ़ाई करें, बार बार रिवीजन करें, ठीक है। उसके बाद है दूसरा, क्या समकालीन भारतीय राजनीति में सरकार का झुकाव कार्यकारी की तरफ बढ़ा है? अपने तर्क दे। भाई, इस पे तो बहुत ज़्यादा मटेरियल दिया हुआ है BL फाड़िया में, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। देखिए, फाड़िया में क्या दिया हुआ है, संसदीय प्रणाली का भारतीय प्रतिमान और उसका विकास कैसे हुआ है, उसकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं, मंत्रिपरिषद की उभरती भूमिका दी हुई है और प्रधानमंत्री पद तथा उसकी भूमिका। और उसके बाद देखिए 7वां सवाल, भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण पर्याप्त आर्थिक सुधारों के साथ नहीं हुआ है, टिप्पणी करें। इस सवाल का जवाब आपको आसानी से मिल जाएगा ऑक्सफर्ड में, और इसमें बहुत ही अच्छे से चर्चा की हुई है, पेज नंबर 491 टू 492। और उसके साथ आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं और मोदी गवर्नमेंट की आपको लिबरलाइजेशन की पॉलिसी और आप मालूम है, और आप न्यू लिबरलिज्म पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, और ख़ास करके जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं तब। वैसे तो आपको पॉलिटिकल थियोरी में और इंटरनेशनल रिलेशंस में दोनों भी जगह पर न्यू लिबरलिज्म पढ़ना है। और उसकी विशेषता यह है, जो मोदी जी ने भी कहा था, गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस इन द बिजनेस। और यह केवल आज की बात नहीं है, इसकी शुरुआत होती है 1992 से हमारे देश में, ठीक है। तो यह सब थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव और कॉन्सेप्चुअल पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है ऑक्सफर्ड में, और इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में आप जीएस में जो फॉर्डर पढ़ते हैं वो भी आपके काम आ जाएगा इस सवाल के लिए। अब देखते हैं हमारा आखिरी सवाल, इसमें भी 3 सवाल हमें सॉल्व करने हैं। देखिए क्या है सवाल। पहला सवाल है, अपर्याप्त अंतर्दलीय लोकतंत्र ने भारतीय लोकतंत्र के कामकाज को किस हद तक प्रभावित किया है? यह जीएस का पेपर नहीं है, यह आपका ऑप्शनल है। और ऑप्शनल की खासियत मैं आपको बार बार बताता हूँ, क्योंकि आप भूलिएगा मत, कंसेप्चुअल प्लस थियोरेटिकल, यह आपका बेस होना बहुत ज़रूरी है हर सवाल के जवाब के लिए। ऑक्सफर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया, पेज नंबर 248 से लेकर 251 तक, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ पार्टीज। और ऐसा लगता है कि यह सवाल यही से बनाया हुआ है, ये एक खासियत है इन बुक्स की जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आज देखते हैं हम 8वें सवाल में से दूसरा सवाल, समकालीन समय में भारतीय चुनावी राजनीति में धर्म की भूमिका की जांच करें। धर्म की भूमिका क्या है?
BL फाड़िया में इस पर एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है। उसमें देखिए भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता और धर्म, और उसमें दिया हुआ है धर्म की राजनीतिक भूमिका, यह टॉपिक दिया हुआ है। और उसके बाद कुछ निष्कर्ष भी निकाले हुए हैं, पढ़ लीजिए और जैसे कि वैसे सवाल का जवाब लिख दीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए आखिरी सवाल हमारा इस पेपर का, भारत में नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति का परीक्षण करें। उसके बाद फिर BL फाड़िया की किताब में इस पर एक चैप्टर दिया हुआ है सोशल मूवमेंट्स, और उसमें दी हुई है सामाजिक आंदोलन की प्रकृति, और हमें पूछा गया है स्वतंत्रता नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति का परीक्षण कीजिए। सामाजिक आंदोलन का मतलब ही नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन है, उसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। तो यह हो गई आपकी पूरी की पूरी बुक लिस्ट, और यहाँ सब आपको मिल जाएंगे, अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे, किसी भी बुक स्टॉल में अगर आप जाएंगे तो ये सारी किताबें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। मुझे लगता है, देखिए प्रॉब्लम क्या है, यूट्यूब पर आप कहीं पर पढ़ते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं आप, तो GS तो कोई पढ़ा देता है, लेकिन ऑप्शनल उनका कमाई का साधन होता है। ऑप्शनल क्या होता है? कमाई का साधन होता है। GS होता है कस्टमर को अपने पास बुलाने के लिए, और ऑप्शनल होता है कस्टमर को कैश करने के लिए, ठीक है। तो ये बात आप समझ लीजिए, और इसीलिए आपको ऑप्शनल बहुत ही कठिन करके बताते हैं। मैंने आपको ओवर सिंप्लीफाई भी नहीं किया है। UPSC में सवालों के जवाब अच्छे से लिखते आना यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन है, जो सबसे अच्छा लिखेगा या सबसे कम बुरा लिखेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यह बात होती है। मटेरियल बहुत अच्छा अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन क्लासेस जब आप जाते हैं तब अगर वो आपको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कठिन है, तो सावधान हो जाइए। वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है वास्तव में। पॉलिटिकल साइंस के बारे में तो कम से कम नहीं है, PSIR के बारे में नहीं है, और ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है। और इसके लिए आपको केवल सेक्शन 1 के लिए मैंने आपको 2 बुक्स बताई थी, और M लक्ष्मीकांत, BL फाड़िया और ऑक्सफर्ड कंपेनियन, यहाँ 3 बुक्स मैंने आपको बताई थी सेक्शन B के लिए। तो 2 और 3 कुल मिलाकर 5 किताबें, और ये भी पांचों किताबें आपको पूरी की पूरी नहीं पढ़नी है, वो बहुत ही सिलेक्टिव पढ़नी है। उसका रीडिंग आपका सिलेक्टिव होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सिलेबस होना चाहिए। अगर ये आप कर पाए तो आपको कोई नहीं रोक सकेगा सेल्फ स्टडी से 300+ PSIR में लेने के लिए, कोई नहीं रोक पाएगा आपको, ये दावा है मेरा। इसी हैप्पी नोट के साथ मैं आपसे लेना चाहूँगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए यार, बहुत ही कम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और देख बहुत ज़्यादा रहे हैं, उतने भी नहीं देख रहे हैं। अभी चैनल नया है, लेकिन आपका मास्टर नया नहीं है, यूट्यूब पर नया है। और चैनल को शेयर भी कीजिए, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। और अगर पॉलिटिकल साइंस आपको PSIR पढ़ना है UPSC के लिए, और आपको लगता है कि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, और हम फिर लाइव क्लासेस भी लेंगे। लेकिन उसके लिए कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है लाइव क्लासेस के लिए, ये मेरी मजबूरी है। और आप भी समझ लीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू सो मच, बाय।